देखो, गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने शुरू किया था पार्ट 2A में प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था और एमिनो एसिड के बारे में। आज हम उसी एमिनो एसिड को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एमिनो एसिड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट इज ज्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले ये डील करेंगे कि एमिनो एसिड एज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मीन्स चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होगा एमिनो एसिड एज पोलर मॉलिक्यूल। एमिनो एसिड एज पोलर मॉलिक्यूल। अब एमिनो एसिड एज अ पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ये समझ लो। ठीक है, सबसे पहले यही है कि एमिनो एसिड एज अ पोलर मॉलिक्यूल में लिखेंगे कि एमिनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमिनो एसिड्स क्या होता है? एमिनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमिनो एसिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिसॉल्व होगा बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे ईथर, अल्कोहल, ये सब हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो एमिनो एसिड्स है सबसे पहले ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा ये डिसॉल्व करता है वाटर में, और ये इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है CRH। ठीक है, राइट में COOH और लेफ्ट में NH2। ठीक है, अब इसका दो कंडीशन आता है। बेसिकली कहा जाता है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन द एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज अ डाइपोलर आयन, और इस डाइपोलर आयन को ही बोलते हैं ज्विटर आयन। डाइपोलर आयन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में नेगेटिव चार्ज होगा और जो एमाइन ग्रुप है इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब वो क्यों होगा, कैसे होगा, ये समझना है। और पीएच के कंडीशन के अनुसार, जैसे अगर लो पीएच है मतलब एसिडिक, और अगर हाई पीएच है मतलब बेसिक। लो पीएच में क्या होगा, एमाइन ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब हाई पीएच होगा तो क्या होगा, एमाइन ग्रुप में नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एमाइन ग्रुप अपने हाइड्रोजन को मीडियम में डोनेट कर देगा। तो देखो क्या होगा। ठीक है, ये हो गया, और इधर से ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, CRH COO माइनस। ठीक है, अब COOH होगा या COOH ही कर देते हैं, चलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसको हम लोग क्या बोले थे, पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा जो पिछले क्लास नहीं किए वो समझ जाओ। ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और ये है तो है एमाइनो ग्रुप या एमिनो ग्रुप, एमाइनो या एमिनो जो भी बोलते हो, एमिनो ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एमाइन ग्रुप है वो NH3+, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज किस कंडीशन में आएगा, जब लो पीएच होगा, यानी लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। यानी मीडियम का कंडीशन क्या है, एसिडिक, क्योंकि देखो 1 to 6.9 वो एसिड है, 7 न्यूट्रल है, और 7.1 से लेके 14 तक वो बेस है। ठीक है, अब ये हो गया कैटायन। ठीक है, यहां पे क्या होगा,
जब एक चीज में इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी डाइपोलर होगा। डाइपोलर मतलब पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसको बोलेंगे ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। चलो, दोनों डाइपोलर है। ये अमीनो एसिड डाइपोलर कब हो गया? जब हाइड्रोजन आयन ने जिसको डोनेट कर दिया एमोनिया को, और एमोनिया NH2 से कन्वर्ट हो गया NH3 में। तो जो गेन किया वो प्लस और जो लॉस किया वो माइनस, और दोनों में नेट चार्ज हो गया, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। बट व्हेन ड्यू टू ज्विटर आयन द नेट चार्ज इज 0। नेट चार्ज लेकिन क्या हुआ? -1 + 1 0। और ऐसे स्टेट को ज्विटर आयन का क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब इधर आओ थोड़ा सा। इधर क्या होगा? CrH, ठीक है, COO-, इधर हो जाएगा R-, और इधर हो जाएगा NH2। ठीक है, ये हो गया एनायन। एनायन कब होगा? ये कंडीशन हो जाएगा हाई पीएच। हाई पीएच मतलब बेसिक कंडीशन। ठीक है, और ये हो गया ये। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है, ठीक है, ये पूरा कंडीशन, इसको देखो हम लिख के बताते हैं तो अच्छा समझ आएगा। लिखेंगे इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल मींस ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन द एमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स है, एग्जिस्ट, कैसे करता है एग्जिस्ट? एग्जिस्ट एज अ डाइपोलर आयन। मतलब इसमें दोनों चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, डाइपोलर आयन। और जब अमीनो एसिड न्यूट्रल सॉल्यूशन में एज अ डाइपोलर आयन एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, इसलिए हम इसको ज्विटर आयन बोलते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। अब ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूल कंटेनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। जो मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों पाया जाएगा। अब द चार्ज ऑन द आयन चेंजेस विथ पीएच। अभी प्रूफ किए, चार्ज ऑन द आयन चेंजेस विथ पीएच। कैसे? दैट इज इन एन एसिडिक सॉल्यूशन या इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब अभी जस्ट बताए थे, पीएच क्या होगा? लो पीएच। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन दैट इज हैविंग लो पीएच। ठीक है, क्या होगा? द एमिनो एसिड्स पिक्स अप हाइड्रोजन आयन। The amino acid picks up hydrogen ion and become positively charged. But in alkaline solution, alkaline solution का मतलब low pH. In alkaline solution that is low pH, the amino acid, in alkaline solution that is low pH, the amino acid donate, क्या donate करेगा? Donate hydrogen ion in the medium. Hydrogen ion in the medium. और जब वो हाइड्रोजन आयन को मीडियम में डोनेट कर देगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? ठीक है,
it becomes negatively charged. It becomes negatively charged. ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन में या एसिडिक सॉल्यूशन में एमिनो एसिड हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और बेसिक कंडीशन जिसमें हाई पीएच है, एमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ग्रुप को मीडियम में रिलीज कर देगा, जिसके कारण उसमें नेगेटिवली चार्ज होगा। अब वीडियो ब्लर आ रहा है। एक मिनट, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, द pH at which the pH at which the amino acid is electrically, the pH at which the amino acid is electrically neutral, जिस pH में अमीनो एसिड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, is called क्या बोलेंगे, अभी जस्ट बोले थे, देखो यहां लिख चुके हैं, is called आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बोला गया जिस पीएच में एमिनो एसिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो -+1 क्या होगा, 0। तो इस स्टेट को ज्विटर आयन का, जिसमें नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि एमिनो एसिड में ज्विटर आयन किसको कहा जाता है। देखो, ज्विटर आयन एमिनो एसिड में तब होता है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है और एमाइन ग्रुप हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नेगेटिव चार्ज आया, और एमाइन ग्रुप जब एमिनो एसिड को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया। तो जब एमिनो एसिड पोलर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कैसा पोलर आयन, डाइपोलर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ऐसे एमिनो एसिड को कहा जाता है ज्विटर आयन। और जब ऐसे ज्विटर आयन में नेट चार्ज इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, दैट स्टेट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर हुआ, समझ आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? सोनी जो नहीं आई आज, समझ आ रहा है? हाँ बोलो प्रिया। सर इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्या जिसमें? अरे पोलर चार्ज होगा ना, हाइड्रोजन आयन क्या है, कोई भी चीज एक्सेप्ट करेगा तो वो गेन कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंपल बात है। और कोई लॉस कर रहा है तो वो क्या होगा, लॉस कर रहा है तो क्या होगा, माइनस, वो नेगेटिव चार्ज होगा। यही हुआ। ये कब होगा, जब किसी भी हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर एक से दूसरे में हो रहा है, तभी ना चार्ज आएगा उसमें। तो चार्ज कब आता है, या तो गेन से या तो लॉस से। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल डाइपोलर होता है। डाइपोलर का मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज भी आता है और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ज्विटर आयन बोले। यहाँ पे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में है, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना इसमें नेगेटिव चार्ज कुछ है, तो ये न्यूट्रल हो गया। समझ गए? यस सर। अब देखो हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग आएंगे प्रोटीन में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट
नेक्स्ट होगा, अब हम लोग फिर से हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, हम लोग पहले ये पढ़ चुके थे कि प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. वी नो अबाउट व्हाट इज एमिनो एसिड, वी नो अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, एंड वी ऑल्सो नो अबाउट द पोलर चार्ज created in amino acid and how does it become electrically neutral. Now we know about, or we have to know about, the structure of protein. Structure of protein. अब हमें जानना है कि प्रोटीन का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन क्या है. प्रोटीन्स आर heteropolymer of amino acid. प्रोटीन जो है ये हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विच कैन बी divided into, which can be divided into 4 levels. इसको 4 levels में डिवाइडेड किया गया है. That is primary structure, first, second, secondary structure. ठीक है, थर्ड, tertiary structure, and fourth, quaternary structure. Quaternary structure. ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोग जानेंगे. द लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड फॉर्मिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन. जो लीनियर सीक्वेंस है एमिनो एसिड का, जो आपस में मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. द लीनियर सीक्वेंस of amino acid, the linear sequence of amino acid forming a polypeptide chain. The linear sequence of amino acid forming a polypeptide chain is called primary structure of protein. ठीक है, एक प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को देखा जाता है, दैट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड और फॉर्मिंग अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नाउ इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में, इन द पॉलीपेप्टाइड चेन द फर्स्ट amino acid, in the polypeptide chain the first amino acid at the left, the first amino acid at the left is called
द फर्स्ट एमिनो एसिड एट द लेफ्ट इज कॉल्ड एज N terminal amino acid is called as N terminal amino acid। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो फर्स्ट एमिनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड चेन के लेफ्ट में इज कॉल्ड N terminal amino acid, ठीक है। एंड द लास्ट एमिनो एसिड एट द राइट, और लास्ट एमिनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन के राइट में है, ठीक है, एट द राइट एंड ऑफ द चेन, एट द राइट एंड ऑफ द चेन इज कॉल्ड एट द राइट एंड ऑफ द चेन इज कॉल्ड C terminal amino acid, C terminal amino acid, ठीक है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो फर्स्ट एमिनो एसिड है जो कि लेफ्ट में है पॉलीपेप्टाइड चेन का, उसको बोले N टर्मिनल एमिनो एसिड, और पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन का जो लास्ट एमिनो एसिड है जो उसके राइट एंड में है उसको हम क्या बोले, C टर्मिनल एमिनो एसिड बोला जाता है। अब 1953 में फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले इल्यूसिडेट या डिस्कवर किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, और इंसुलिन हार्मोन क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ठीक है। तो लिखेंगे इन 1953, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, इल्यूसिडेट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, elucidate the primary structure of protein hormone, elucidate the primary structure of protein hormone insulin, elucidate the primary structure of protein hormone insulin, ठीक है। अब इसके बाद कुछ रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। कुछ रिएजेंट्स होते हैं जैसे सेंगर्स रिएजेंट और एडमंड्स रिएजेंट, जिसको एम्प्लॉय किया जाता है फॉर सीक्वेंस डिटर्मिनेशन, ठीक है। सर्टेन रिएजेंट्स लाइक, पहला का नाम क्या बोले, सेंगर्स रिएजेंट, सेंगर्स रिएजेंट। अब कोई पूछ सकता है, मान लो नीट में आ सकता है कि सेंगर्स रिएजेंट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, और दूसरा है एडमंड्स रिएजेंट एंड एडमंड्स रिएजेंट, एडमंड्स रिएजेंट। एडमंड्स रिएजेंट क्या है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, एडमंड्स रिएजेंट फिनाइल आइसोथायोसाइनेट आर employed for sequence determination, ठीक है। और ये दोनों जो रिएजेंट है दे बोथ बाइंड विथ N टर्मिनल एमिनो एसिड, बोथ बाइंड विथ N, ठीक है, टर्मिनल एमिनो एसिड, बोथ बाइंड विथ N टर्मिनल एमिनो एसिड। देखो फिर से बता रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स है जो आपस में
पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होकर क्या फॉर्म कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन में लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को डिटरमाइन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो पहला एमिनो एसिड है जो लेफ्ट साइड में है उसको एन टर्मिनल एमिनो एसिड कहा जाता है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो लास्ट एमिनो एसिड है जो राइट साइड में है उसको सी टर्मिनल एमिनो एसिड कहा जाता है। 1953 में फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंसुलिन हार्मोन में, जो कि एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। एंड फाइनली ये जो तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो एमिनो एसिड के सीक्वेंस को पता लगाना है, इसके लिए हम यूज करते हैं सेंगर्स रिएजेंट या एडमंड्स रिएजेंट, जो बेसिकली बाइंड करता है एन टर्मिनल एमिनो एसिड के साथ, और ये बता देता है कि हाउ मेनी एमिनो एसिड्स एंड इन व्हाट पैटर्न they are attached to each other to form the primary structure of protein। समझ आ गया? सर बोलो। सर यहाँ पे एन टर्मिनल एमिनो एसिड और सी टर्मिनल एमिनो, अरे भाई एन टर्मिनल मतलब हो गया राइट साइड में उसका एमाइन ग्रुप होगा। एमाइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? NH2। जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन है मान लो, और इधर अगर लेफ्ट साइड में उसका एमाइन ग्रुप है, ठीक है, NH2 में, तो ये लेफ्ट साइड में है तो एन टर्मिनल एमिनो एसिड बोलेंगे ना, और राइट साइड में लास्ट वाला में क्या है, COH ग्रुप, तो लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो इसको बोलेंगे सी टर्मिनल एमिनो एसिड। समझ आया? यस सर। और किसी कुछ पूछना है? इरशाद, सोनी, अंजलि, श्रेया? अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या बोल सकते हो कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइलिंग या फोल्डिंग करता है तो वो राइट हेलिकल या क्लॉकवाइज में स्पाइरल एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग या कॉइलिंग से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या होगा ये समझ लो। The folding of a linear polypeptide chain into the folding of linear polypeptide chain which is found in a primary structure of protein into a specific coiled structure, is referred to as secondary structure of protein, into a specific coil structure। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग होता है into a specific coil structure, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। अब such folding or coiling, such folding or coiling is produced or maintained. Such folding or coiling is produced or maintained by the hydrogen bonds,
वैसा फोल्डिंग और कॉइलिंग प्रोड्यूस किया जाता है और मेंटेन किया जाता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो लिखेंगे अब पूछा जाएगा कि जो फोल्डिंग और कॉइलिंग हो रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसका फायदा क्या है। तो लिखेंगे द importance of such folding lies in the fact that the amino acid residue which are far apart, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जब लीनियरली एक सीध में अरेंज था स्ट्रेट, तो उसमें जो अमीनो एसिड रेसिड्यू एक दूसरे से बहुत दूर था, फोल्डिंग के कारण दे कम नियरर टू ईच अदर। ठीक है, विच आर फार अपार्ट कम नियरर, ठीक है, और क्लोज टूगेदर, कम नियरर और क्लोज टूगेदर बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब 1936 में मिर्स्की और पॉलिंग, इन 1936 में मिर्स्की एंड पॉलिंग, 1936 में मिर्स्की एंड पॉलिंग सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया, सजेस्टेड दैट द मेजर फैक्टर in maintaining the folded structure of secondary structure of protein is the hydrogen bond। ठीक है, मिर्स्की and Pauling suggested that the major factor in maintaining the folded structure of the peptide chain, is the presence of, maintaining the folded structure of the peptide chain is the presence of hydrogen bond। ठीक है, is maintaining the folded structure of the peptide bond is the presence of hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही ये फोल्डिंग होता है। ठीक है, अब लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम टू शेयर द इलेक्ट्रॉन। द टेंडेंसी ऑफ forming a hydrogen bond is due to the tendency of hydrogen bond to share the oxygen atom to the carbonyl group। ठीक है, तो लिखेंगे the formation of hydrogen bond is due to the tendency of, किसका टेंडेंसी है, इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, टेंडेंसी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम टू शेयर अ इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, टू शेयर अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू शेयर अ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन oxygen atom, to share an electron of an oxygen atom।
अब इसमें एग्जांपल से प्रूफ करना पड़ेगा, दो ग्रुप है ना एमिनो एसिड में, तुम लोग पढ़े भी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप। एग्जांपल होगा द कार्बोनिल ऑक्सीजन, द कार्बोनिल ऑक्सीजन, द कार्बोनिल ऑक्सीजन of one, the carbonyl oxygen of one peptide bond, the carbonyl oxygen of one peptide bond shares its electron, the carbonyl oxygen of one peptide bond share its electron with the hydrogen atom, with the hydrogen atom of another peptide bond, hydrogen atom of another peptide bond। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ एक पेप्टाइड बॉन्ड, जो एक पेप्टाइड बॉन्ड का जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है वो दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इसी से किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां तक समझ आ गया? कुछ पूछना है तो पूछो। बोलो, सुजीत, इरशाद, प्रिया, अंजलि। सर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेनली क्या है कि जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन था वो इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है, और इस तरह से जो वो फोल्ड किया उसका मूल कारण क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोजन और एमाइन ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच जो कॉम्बिनेशन होता है OH और H के बीच, ठीक है। तो इसलिए हम लिखें कि एक क्या लिखें, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम टू शेयर अ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीन तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा स्प्लिटेड शीट और तीसरा कोलाजन स्ट्रक्चर। तो ये तीनों क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विच आर इंक्लूडेड अंडर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो लिखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीन तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या, फर्स्ट अल्फा हेलिक्स। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स। इसमें लिखेंगे द पॉलीपेप्टाइड चेन, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज स्पाइरली कॉइल्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, देखो है ना, स्पाइरली कॉइल्ड है। स्पाइरली कॉइल्ड generally in right handed, क्या इसका दूसरा बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंडेड डायरेक्शन या राइट हैंडेड डायरेक्शन नहीं लिखो, राइट हैंडेड मैनर, राइट हैंडेड मैनर यानी क्लॉकवाइज ये घूमेगा, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, कि एट प्लेसेस द अल्फा हेलिक्स, कुछ कुछ जगह में जो अल्फा हेलिक्स है इज लेस रेगुलर, वो थोड़ा इरेगुलर हो जा रहा है, इज लेस रेगुलर। क्यों लेस रेगुलर, फॉर्मिंग रैंडम सेल्स,
क्या फॉर्म करेगा? रैंडम सेल्स। अब लिखेंगे द अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड। अल्फा हेलिक्स जो है वो स्टेबलाइज कैसे होगा? द अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय hydrogen bond. The alpha helix is stabilized by hydrogen bond between oxygen of carboxylic group। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? CO, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑफ वन एमिनो एसिड एंड NH ग्रुप ऑफ नेक्स्ट एमिनो एसिड या ऑफ नेक्स्ट 4 एमिनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ 4 एमाइन ग्रुप का जब बॉन्डिंग होता है, दैट प्रोवाइड अ अल्फा हेलिक्स स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? एक्चुअली ऑल द मेन चेन, मतलब जितना भी अल्फा हेलिक्स चेन होता है, ऑल द मेन चेन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जितना भी अल्फा हेलिक्स है उसके मेन चेन में जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके कार्बोक्सिलिक और एमाइन ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, एग्जांपल देखो, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर किसमें किसमें पाया जाता है? सबसे पहले है कीरेटिन, जो हमारे हेयर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, जो हमारे मसल्स में पाया जाता है, मायोसिन। ठीक है, उसके बाद है एपिडर्मिस में पाया जाता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है जो हमारे स्किन में होता है, और फिब्रिन में पाया जाता है। फिब्रिन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स पाया जाता है, जो बेसिकली रोल प्ले करता है इन ब्लड क्लॉटिंग, तो कीरेटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन एंड फिब्रिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दे कंटेन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है? एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो स्पाइरली कॉइल्ड है, और जनरली ये इसका कॉइलिंग राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज के दौरान कुछ अल्फा हेलिक्स के पोर्शन लेस रेगुलर हो जाते हैं, और जो एक रैंडम सेल को फॉर्म करते हैं। अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज होने का मेन कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड and NH group of the next 4 amino acid. ठीक है, basically this alpha helix is found in keratin, myosin, tropomyosin, epidermis of skin and fibrin, which is playing an important role in our blood clotting. आप बोलो इसमें कुछ पूछना है? हाँ, किसी को? प्रिया, अंजलि, प्रिया ठाकुर, सबसे पूछ रहे हैं। इरशाद, ठीक है, पूछना नहीं है ना, मिटा दें तो हम लोग फिर बीटा प्लेटेड में आएंगे।
नेक्स्ट है बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बी, बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 या 2 से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, गेट इंटरकनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही मेन है, गेट इंटरकनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद इसमें सीट प्रोड्यूस होता है, अ सीट इज प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ अल्फा हेलिक्स, अ सीट इज प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ हेलिक्स, लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ फाइबर और रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और रॉड इन अ हेलिक्स, रॉड इन अ हेलिक्स। तो यहां पे अल्फा हेलिक्स यानी स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, बल्कि सीट फॉर्म होता है। देयरफॉर these secondary structure is often called, this secondary structure is often called pleated sheet। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इसलिए क्या कहा जाता है, प्लीटेड शीट, और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, प्लीटेड शीट और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, या बीटा प्लीटेड शीट ही लिख दो, बेटर होगा, ठीक है। अब एडजेसेंट स्ट्रैंड जो होता है, जैसे 2 या 2 से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो या तो पैरेलल रन करेगा तो उसको बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट, या एक दूसरे के ऑपोजिट रन करेगा तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। तो लिखेंगे एडजेसेंट स्ट्रैंड्स ऑफ बीटा प्लीटेड, एडजेसेंट स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, एडजेसेंट स्ट्रैंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड may run in the same direction, इसको बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट, ठीक है। इसका एग्जांपल है बीटा कीरेटीन, ठीक है। और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक शीट बनाएगा, तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा फिब्रीन, जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गया बीटा प्लीटेड शीट का। अब थर्ड होगा कोलाजेन। थर्ड क्या होगा, कोलाजेन। बीटा प्लीटेड शीट समझ आया, क्लियर? इरशाद, सुजीत, प्रिया, समझ आ रहा है? मिटा देना। बीटा के बाद होगा कोलाजेन प्रोटीन। कोलाजेन प्रोटीन में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में इंटरमिंगल्ड करता है, ठीक है। इन कोलाजेन सी
थर्ड होगा इन कोलाजेन और ट्रोपोकोलाजेन हेलिक्स। ट्रोपोकोलाजेन हेलिक्स, ठीक है, इन कोलाजेन और ट्रोपोकोलाजेन हेलिक्स। इसमें क्या होगा, देयर आर generally 3 strands or 3 strands or polypeptide coiled around each other। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग हो रहा है, यानी लिपट जा रहा है। कॉइल्ड अराउंड वन अनदर या ईच अदर, एक ही बात है, वन अनदर। द कॉइल इज स्ट्रेंथेंड। ये कॉइलिंग कैसे मजबूत हो रहा है? द कॉइल इज स्ट्रेंथेंड बाय द establishment of hydrogen bond, by the establishment of hydrogen bond between NH group, by the establishment of hydrogen bond between NH group of glycine, NH group of glycine, residue of each strand with CO यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CO group of other 2 strands, ठीक है, NH group of glycine residue of each strand with CO group of other 2 strands। इससे तुम्हारा स्टैब्लिशमेंट होता है या स्टेबल बनता है कोलाजेन हेलिक्स। अब इसमें क्या होगा, देयर इज ऑल्सो अ लॉकिंग इफेक्ट, with the help of proline, locking effect with the help of proline and hydroxyproline residue। There is also a locking effect with the help of proline and hydroxyproline residue, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग हुआ था वो फर्दर फिर से दोबारा कॉइलिंग, बेल्डिंग या फोल्डिंग करेगा, जिसके कारण उसमें एक 3D स्ट्रक्चर होगा और ये किसी भी प्रोटीन के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करेगा। दैट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कोलाजेन हेलिक्स समझ आया? इरशाद, प्रिया बोलो, समझ आ गया? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे नहीं आ रहा है जी, इतना क्लियर आ रहा है, बोलो। देखो तुम्हारा नेट खत्म हो गया, इसका मतलब तुम्हारा नेट खत्म हो चुका है। आवाज आ रहा है क्लियर? ऑडियो? इसका मतलब तुम्हारा नेट खत्म हो चुका है। अच्छा सुनो, फिर हम जब वीडियो यूट्यूब पे लोड कर देंगे तो उसको देख भी लेना, ठीक है।
टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज अ बेंडिंग और फोल्डिंग of various types. There is a bending or folding of various types to form a sphere or rod of fiber or rods of fiber. Now it further brings about, ठीक है, क्या होगा? इट फर्दर ब्रिंग्स अबाउट न्यू स्टेरिक, इट फर्दर ब्रिंग्स अबाउट न्यू स्टेरिक रिलेशनशिप ऑफ amino acid. It further brings about new steric relationship of amino acid, especially those which are far apart in the linear chain, यानी linear polypeptide chain। बोला जा रहा है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फिर से दोबारा कॉइलिंग या फोल्डिंग होता है तो ये एक नया रिलेशनशिप लाता है एमिनो एसिड के बीच, जो स्पेशली एक दूसरे से अलग था लीनियर चेन में। वो क्या? वो ये है कि इस जो प्रोटीन चेन का या पॉलीपेप्टाइड चेन का जो एक्टिव साइट है वो सरफेस में यानी ऊपर आ जाता है, और जो नॉन पोलर है वो अंदर की तरफ इंटरनल पार्ट ऑफ द प्रोटीन में चला जाता है। तो लिखेंगे द एक्टिव साइट्स का मतलब पोलर यानी चार्ज। द एक्टिव साइट ऑफ द प्रोटीन आर द एक्टिव साइट्स ऑफ द प्रोटीन आर often brought together. The active site of the protein are often brought together towards the surface. जो एक्टिव साइट ऑफ द प्रोटीन है वो सरफेस की तरफ आएगा, और जो इनएक्टिव साइट है वो तुम्हारा टुवर्ड्स द इंटरनल सरफेस ऑफ द प्रोटीन चला जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स द सरफेस and certain other side मतलब उसको हम हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक, या कुछ बुक में लिखा हुआ है नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक जो है आर ब्रॉट टू द interior of protein, are brought to the interior of protein। ठीक है, अब टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल होता है? इट इज स्टेबल बाय वेरियस बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो लिखेंगे इट इज स्टेबिलाइज्ड by various bonds, that is hydrogen bond, उसके बाद ionic bonds, उसके बाद वैन डर वाल्स इंटरैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड,
हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है, अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो क्या बोले थे अभी जस्ट, इट गिव्स द 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। टर्शियरी स्ट्रक्चर गिव्स द 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ गया। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोलो, कुछ पूछना है? अब फाइनली हम लोग पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फोर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रोटीन आर सेड टू पोजेस अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन आर सेड टू पोजेस अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर if they consist of 2 or more polypeptide chain united by the force, they are united by the force other than covalent bond. Protein are said to possess a quaternary structure if they are consisting of 2 or more polypeptide chain. If they are consisting of 2 or more polypeptide chain united by the forces other than covalent bond. United by the forces other than covalent bond. ठीक है, यानी उसमें पेप्टाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा। फिर सवाल है वो कैसे स्टेबल होगा, तो लिखेंगे the forces that stabilize the aggregates are hydrogen bonds. The forces that stabilize the aggregates are hydrogen bond and electrostatic bonds. जो इसको स्टेबल करता है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। ठीक है, लिखेंगे which is formed between the amino acid or in the polypeptide chain. अब इसके बाद लिखेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था हम लोग दिए थे? हेमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाते। लिखेंगे द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड, द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड is an excellent example of quaternary structure.
ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. दिस protein consists of 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. इस प्रोटीन में कितना है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन. ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 2 टाइप्स, that is of 2 types, that is 2 alpha and 2 beta chain. 2 alpha and 2 beta chain that occur in pair. दोनों जोड़ों में, ऐसा नहीं कि एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा है. 2 अल्फा एक साथ है, 2 बीटा एक साथ है, इसलिए हम लिखे that occur in pair. ठीक है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर समझ आया? अंजलि, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. 3 पढ़े थे, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन उसको कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एमिनो ग्रुप का बना हुआ रहता है, नॉन एमिनो एसिड ग्रुप इसमें नहीं रहेगा. लेकिन जब प्रोटीन में एमिनो एसिड के साथ साथ नॉन एमिनो एसिड ग्रुप भी होता है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन. ठीक है, और जब प्राइमरी या सेकेंड या कंजुगेटेड प्रोटीन के डीजेनरेशन से, कोगुलेशन से बनता है कोई प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड प्रोटीन. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. Chemical composition, it is of 3 types. It is of 3 types. सबसे पहला है सिंपल प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन हम किसको बोलते हैं? ठीक है, दोज प्रोटीन विच आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड ओनली. प्रोटीन मेड अप ऑफ amino acid only. एग्जाम्पल क्या होगा? हिस्टोन एंड कीरेटिन. ये दोनों प्योर प्रोटीन है जो सिर्फ एमिनो एसिड से बना हुआ है. हिस्टोन और क्या? कीरेटिन, जो हमारे स्किन में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है और हेयर में पाया जाता है. सेकेंड, कंजुगेटेड प्रोटीन. कंजुगेटेड मतलब मिक्स प्रोटीन. ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? कंजुगेटेड में लिखेंगे कि दोज प्रोटीन विच हैव नॉन एमिनो प्रोस्थेटिक ग्रुप along with amino group. The protein have non amino prosthetic group along with एमिनो ग्रुप. यानी एमिनो ग्रुप के साथ नॉन एमिनो ग्रुप का जब कॉम्बिनेशन होगा, दैट टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन. अब इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन. न्यूक्लियो प्रोटीन तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन. ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद लाइपोप्रोटीन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में है, ये सब क्या हो गया?
कंजुगेटेड प्रोटीन। और तीसरा क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा? व्हाट इज डिराइव्ड प्रोटीन? प्रोटीन गॉट फ्रॉम डीनेचुरेशन, प्रोटीन गॉट फ्रॉम डीनेचुरेशन, कोगुलेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन, कोगुलेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटीन, इसको बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। इसका एग्जांपल मेटा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीएज, पेप्टोन, पेप्टाइड, मेटा प्रोटीन, प्रोटीएज, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स, और भी है जैसे फिब्रिनोजन है, ये सब हो गया डिराइव्ड प्रोटीन। अब डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, वो किस शेप का है? प्रोटीन दो तरह का है, डिपेंडिंग, ये हो गया ए, ये हो गया बी। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, proteins are broadly classified into two category, ये क्या क्या है? पहला है फिब्रिलर या फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। पहला है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होगा? दे आर या दीज आर थ्रेड लाइक प्रोटीन, these are thread like protein which may occur singly or in group। ये एक थ्रेड लाइक प्रोटीन है जो या तो सिंगल होगा या ग्रुप में होगा। नेक्स्ट होगा दे आर टफ, दीज आर टफ। फिर लिखो नॉन एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नेक्स्ट लिखेंगे ये जो है जनरली पोजेस करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दीज जनरली possess secondary structure। ये जनरली पोजेस करता है क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट these are insoluble in water। ये पानी में नहीं घुलता है। कौन? फाइब्रस प्रोटीन। अब एग्जाम्पल हो कीरेटिन ऑफ हेयर एंड स्किन, कीरेटिन ऑफ हेयर एंड स्किन, ये तुम्हारा हो गया फाइब्रस प्रोटीन। उसके साथ साथ क्या होगा? सम फाइब्रस प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है वो कौन होगा? मायोसिन। सम फाइब्रस प्रोटीन आर कॉन्ट्रैक्टाइल, कुछ फाइब्रस प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है जैसे कि मायोसिन ऑफ मसल, मायोसिन ऑफ मसल। और इलास्टिन फाइबर किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, एंड इलास्टिन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
तो ये हो गया फाइब्रस प्रोटीन। थ्रेड लाइक प्रोटीन है, टफ है, नॉन एंजाइमेटिक है और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। नेक्स्ट, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसका फाइनल स्ट्रक्चर सेकेंडरी है। थर्ड, ये इंसॉल्युबल इन वाटर है, जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल उसमें केराटिन आएगा जो स्किन और हेयर में है। और कुछ फाइब्रस प्रोटीन ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, उनमें बेस्ट एग्जांपल है मायोसिन जो कि हमारे मसल्स में होता है, मसल प्रोटीन है, और दूसरा इलास्टिन जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होता है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन के बाद दूसरा क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ये ऊपर हम लिख देते हैं, इससे क्या होगा, दोनों में कंपेयर भी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड हो जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन। सेकंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले दे आर राउंडेड इन आउटलाइन, दे आर राउंडेड इन आउटलाइन। ये तुम्हारा राउंडेड है आउटलाइन में, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इज एब्सेंट। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी थोड़ा सा, तो फाइब्रस प्रोटीन तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टाइल था भी, ये कंप्लीटली एब्सेंट है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्या होगा, फाइनल स्ट्रक्चर इसका क्या है, फाइनल स्ट्रक्चर जो है इज सेकेंडरी एंड इज सॉरी, फाइनल स्ट्रक्चर इसका टर्शियरी एंड क्वाटरनरी है, इज टर्शियरी और क्वाटरनरी। फाइनल स्ट्रक्चर इसका टर्शियरी और क्वाटरनरी है। नाउ ग्लोबुलर प्रोटीन में भी एंजाइमेटिक, ग्लोबुलर प्रोटीन में भी एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक। ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइमेटिक है या नॉन एंजाइमेटिक है। अब स्मॉलर ग्लोबुलर प्रोटीन आर जनरली soluble in water। ठीक है, जनरली soluble in water, soluble in water। ठीक है, एंड नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, और इसमें हीट कोगुलेशन नहीं होता है, कोगुलेटेड बाय हीट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन होगा, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी घट जाएगा लेकिन कोगुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। लिखेंगे वाटर solubility, water solubility decreases, but water solubility decreases, but coagulation by heat increases as it increases in size। जब ये साइज में बड़ा हो जाएगा तो इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी जो तुम्हारा घट जाएगा लेकिन कोगुलेशन बाय हीट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं। एग एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन एंड ग्लूटीन, GLUTELIN, ग्लूटीन। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, व्हीट एंड राइस में, व्हीट एंड राइस में। ये सब एग्जांपल है किसका, ग्लोबुलर प्रोटीन का, विच गेट कोगुलेटेड बाय हीट, क्योंकि ये सभी क्या है, लार्जर इन साइज है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन। यहां तक समझ आ गया। यस सर। अब लास्ट एक टॉपिक है सिंपल
कि डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। बोला जा रहा है कि जब एक्सट्रीम चेंज, हाँ बस लास्ट है ये समझ लो, बोला गया कि जब टेम्परेचर या पीएच में एक्सट्रीम चेंजेस होगा, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस होगा, ये डिस्टर्ब कर देता है द बॉन्ड फाउंड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको डिस्टर्ब कर देता है एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब या डिटोरिएट कर देता है, ठीक है, लीडिंग टू लॉस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का 3 डायमेंशन यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो भी तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड दिस चेंज इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पहला, एक्सट्रीम change in temperature and pH. Extreme change in temperature and pH disrupt the bond को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, that maintain tertiary structure of protein, that maintain टर्शियरी, शॉर्ट में कर देते हैं टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को जो बॉन्ड स्टेबल करता है उसको डिस्टर्ब कर देता है जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर या पीएच में एक्सट्रीमली चेंज होता है या किसी हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है, दिस leads to loss of functional activity of protein. This leads to loss of functional activity of protein. This change is called denaturation. This change is called denaturation, ठीक है। अब दैट इज वाई कोई भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर पाता है 45 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हो जाता है, तब हमारे बॉडी में इंडाइजेशन ये सब प्रॉब्लम होता है। इसका मूल कारण है कि उस समय इंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत पुअर हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर what they are proteinaceous in nature and they are unable to work properly in extreme change in temperature and pH as it disturb the bond that maintain tertiary protein structure। और जब tertiary protein structure disturb होगा ये प्रोटीन के फंक्शनल लॉस का कारण बनेगा, that is called denaturation। अब इसको denatured को renature कैसे किया जाए, फिर से दोबारा इसको पुराने फॉर्म में कैसे पहुंचाया जाए, तो लिखेंगे अ denatured protein, a denatured protein may spontaneously refold into its original structure। A denatured protein may spontaneously refold into its original structure provided conditions are suitable। Provided conditions are suitable। बोला गया denatured protein spontaneously
रिफोल्ड किया जा सकता है इनटू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर दोबारा, प्रोवाइडेड कंडीशंस आर सुटेबल। इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड क्या, रीनेचुरेशन। इसी को कहा जाता है रीनेचुरेशन। मतलब जिस कंडीशन में वो डिनेचर किया, अगर उस अनफेवरेबल कंडीशन से तुरंत उसको फेवरेबल कंडीशन में रखा जाए तो वो रिफोल्ड करके अपने पुराने स्ट्रक्चर में रिफॉर्म हो सकता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसका वीडियो भी भेज देते हैं, तुम लोग अच्छे से कल सवेरे देख लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक।